हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th के साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का टॉपिक होगा केमिस्ट्री, क्योंकि आपके साइंस में 3 भाग दिए हुए हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा फिजिक्स। तो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आप पढ़ेंगे आज ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा, इसमें पहला टॉपिक होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, इसको उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करे या हाइड्रोजन का त्याग करे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करे या हाइड्रोजन का त्याग करे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लें, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे या हाइड्रोजन का त्याग करे तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, होता है। अर्थात किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का हटाने की प्रक्रिया। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण
कहलाती है, कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर 2Cu प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में है, और यहाँ बन रहा है कॉपर ऑक्साइड 2CuO, ये बना है सॉलिड। आपने देखा यहाँ पर कि कॉपर की क्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन से, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड, इसकी क्रिया हो रही है ऑक्सीजन से, गैस रूप में है, तो यहाँ पर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोगों ने देखा दो उदाहरण कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता? विस्थापित होता, तो उसको भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते। अगला है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। दूसरा है अपचयन, अपचयन या अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसी का जो ऑक्सीकरण का जो डिफिनीशन दिए थे आप लोग, उसी का उल्टा इसमें कहेंगे कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो लिख लेंगे, यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है या ऑक्सीजन त्यागता है, ऑक्सीजन त्यागता है, तो उस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन होता है। अर्थात किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन या अवकरण कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा
किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया हो रही है किससे? H2 से हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर बन रहा है बच्चों, यहाँ पर कॉपर अलग हो जा रहा है, यहाँ कॉपर अलग हो जा रहा है और यहाँ पर जल के अणु का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? जुड़कर जल का निर्माण कर रहा है और कॉपर यहाँ क्या हो रहा है? शुद्ध रूप में पाया जाए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन से जुड़कर कॉपर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। आगे देखेंगे कुछ दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। उससे पहले एक और टॉपिक छूट जा रहा है जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन याद रखेंगे बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, इसको हम बता दे रहे हैं, नोट आप लोग स्वयं करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन हो, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमारा टॉपिक रहेगा कुछ दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में हो ऑक्सीकरण, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखेंगे बच्चों हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऑक्सीकरण होता है जिसमें पहला है संक्षारण, संक्षारण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। संक्षारण किसे कहते हैं? देखेंगे जब कोई धातु अम्ल के, वायु के, नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। अर्थात धातुएं नमी के कारण, वायु के कारण, जल के कारण या किसी अम्ल के कारण नष्ट होने लगती हैं या संक्षारित होने लगती है, उसी को धातु का संक्षारण कहते हैं। तो लिख लेंगे जब कोई धातु आर्द्रता मतलब होता है नमी, आर्द्रता, जब कोई धातु आर्द्रता वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती है। संक्षारित मतलब नष्ट होने लगती है, संक्षारित होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को संक्षारण या धातु का संक्षारण कहते हैं। धातु का संक्षारण या संक्षारण कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप लोगों ने देखा जब कोई धातु आर्द्रता, नमी के कारण या वायु के कारण या जल के कारण या अम्ल के कारण नष्ट होने लगती है तो उसी को धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल है लोहे पर, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका रिएक्शन लिखने के लिए, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी, चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना, और भी हो सकते हैं जैसे तांबे पर हरी परत, तांबे जो धातु होती है, तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत, ETC, ETC और भी हो सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना धातु का संक्षारण है, चांदी पर भी धातु है उस पर भी काली परत जमने लगती है और तांबे पर भी हरी परत चढ़ने लगती है। यहाँ पर एक रिएक्शन हम आपको दिखा देते हैं। लोहे पर जंग लगना जैसे 3Fe ये आयरन हो गया, इसकी क्रिया किससे, नमी से हो रही है अर्थात जल से हो रही है। H2O यहाँ पर बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखेंगे O4 है ना, यहाँ 4 कर देते हैं और यहाँ पर 4 कर देते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा, बैलेंस किए हैं। यहाँ आयरन है, इसकी क्रिया किससे हो रही है, जल से हो रही है। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगने का सूत्र है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये लोहे पर जंग लगने का रिएक्शन है, याद रखेंगे। अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, वो है बच्चों आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। दूसरा है विकृत गंधिता, जिसको रैंसिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश भी याद रखेंगे रैंसिडिटी। हाँ, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है, तेल से यहाँ पर अगली हम हेडिंग पढ़ रहे हैं विकृत गंधिता क्या होता है। तो कुछ तैलीय वस्तुएं होती है, तेल से बनी वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल से बनने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए आदि। तैलीय वस्तुएं वायु के संपर्क में आते ही उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, वही विकृत गंधिता कहलाता है। अर्थात वायु के संपर्क में आने से तैलीय वस्तुओं का क्या होना, नष्ट होना, खराब होना, दूषित होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो लिख लेंगे वसायुक्त व तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त व तैलीय, तैलीय मतलब तेल युक्त, तैलीय खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में
संपर्क में, वायु के संपर्क में आने से अपचयित हो जाती हैं, आने पर अपचयित हो जाती हैं, अपचयित हो जाती हैं, जिससे उसके स्वाद व गंध में, जिसके कारण उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देख रहे हैं कि तेल से बनी जो सामग्री होती है वो क्या होती है, वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिसके कारण वो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, इस विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या किया जाता है, बचाव, इसको सुरक्षा के लिए, अर्थात इन पदार्थों को, खाने वाले पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फ्रीज में रखते हैं। पूछा जाता है बचाव के लिए क्या किया जाता है, तो फ्रीज में रखते हैं। याद रखेंगे, जो आप देखते हैं चिप्स का पैकेट, उसमें उसको सुरक्षा के लिए, उसको चिप्स को बचाने के लिए, इन ऑक्सीजन से या फिर वायु से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट को, जो उसमें वायु भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन। इसी कारण वह चिप्स उसके अंतर्गत सुरक्षित रहता है। तो पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, जिससे वह सुरक्षित रहता है, वह चिप्स सुरक्षित रहता है। तो दो आप लोगों ने विकृत गंधिता से बचाव के लिए देखे कि भोजन को या तैलीय खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखेंगे तो कुछ दिन तक सुरक्षित रहेगा, और जो चिप्स का पैकेट होता है तो चिप्स के पैकेट को विकृत होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस ऑलरेडी भरी होती है। याद रखेंगे, इससे पहले हम संक्षारण बताए थे, तो संक्षारण से बचाव के लिए धातुओं को पेंट किया जाता है। याद रखेंगे, वहाँ पूछा जाएगा आपसे कि संक्षारण से बचाने के लिए, बचाव के लिए कौन सा उपाय करेंगे आप लोग, तो संक्षारण से बचाव के लिए धातुओं को पेंट किया जाता है। आगे देखेंगे, एक और टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। रासायनिक, तो अब देखेंगे बच्चों तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है ऊष्माक्षेपी, एक एक करके पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें उत्पाद बनेंगे, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ऊर्जा भी निकलेगी, बनेगी, वैसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो लिख लेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है या ऊर्जा निकलती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद रखेंगे बच्चों, इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी आप टॉपिक एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम्पल देना ना भूलेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। रिएक्शन लिख लेते हैं, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। CH4 ये प्राकृतिक गैस है, मीथेन गैस, ये गैस अवस्था में है। CH4 इसका नाम है मीथेन, इसकी क्रिया हो रही है ऑक्सीजन से, इसकी क्रिया हो रही है बच्चों ऑक्सीजन से, ये भी गैस है। यहाँ पर बन रहा है CO2 प्लस, CO2 क्या है? गैस रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 2H2O प्लस उष्मा, यहाँ उष्मा भी निकल रहा है। तो यहाँ पर ये वाष्प रूप में है, याद रखेंगे बच्चों, ये जो गैस निकल रही है 2H2O ये वाष्प रूप में है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, मीथेन अर्थात प्राकृतिक गैस का क्या हो रहा है? यहाँ पर दहन मतलब जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, उत्पाद बन रहे हैं। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। जो हमारे शरीर के अंतर्गत श्वसन का रिएक्शन है वो भी ऊष्मक्षेपी प्रकार का होता है, उसमें भी ऊर्जा निकलती है, तो उसको भी देख लेंगे। C6H12O6 प्लस 6 H2O, H2O नहीं है, O2 है, प्लस 6 O2 इक्वल
तीर का निशान देकर लिखेंगे, बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यहाँ ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। तो देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है। 6 दूना के 12 और 6 18, 6 दूना के 12 6 18, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप लोग रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन है जो हम लोगों के शरीर के अंतर्गत होता है श्वसन का। श्वसन जो हमारे शरीर के अंतर्गत रिस्पायरेशन होता है उसका रिएक्शन है, जो किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी प्रकार का है, उसमें ऊर्जा निकल रही है। अगला हमारा टॉपिक होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तापमान के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। याद रखेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिख लेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए, इसी को कहते हैं तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा लेना, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है किसकी वजह से? ऊष्मा की वजह से टूटता है। किसमें? CaO प्लस CO2 में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऊष्मा की। ये आपका सॉलिड है, ये आपका क्या है? गैस है। तो आप लोगों ने देखा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। इस तरह से आपका जो साइंस का क्लास 10th का साइंस का जो पहला केमिस्ट्री का पहला लेसन था, पहला चैप्टर था, वो ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे अगले टॉपिक में। तो जुड़े रहिए SN ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।